नमस्कार। एक 21 वर्षीय जातिका है हमारे सामने। इनकी कुंडली के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 25 जून सन 2000 को प्रातः 8:10 पर आपका जन्म हुआ। जो आपने जन्म स्थान बताया था उसके अनुसार आपकी कुंडली कर्क लग्न और मीन राशि की कुंडली है। लग्न के स्वामी चंद्रमा है, राशि के स्वामी बृहस्पति है। लग्न और राशि दोनों के स्वामी जल तत्व राशि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि लग्न 4 नंबर है, जल तत्व राशि का है, चंद्रमा उसका मालिक है, वहीं बृहस्पति इस राशि के मीन राशि के मालिक हैं। अब दोनों के अंदर जब जल तत्व का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में बहुत ज़्यादा गहराई और छुपावट भी देखी जाती है। ऐसे लोग किसी बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके बारे में विचार ज़्यादा करते हैं। कोई भी घटना उनके जीवन में घट जाती है तो उसको वो बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, उसको वो आसानी से भुला नहीं पाते हैं, उसको वो अपने मन से लगा लेते हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उसके प्रति बहुत ज़्यादा डीप में जाना, भावुक हो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखी जाती हैं जब चंद्रमा का लगन हो, जो कि एक चर राशि का लगन है, जो स्वभाव में चंचलता, चलायमानता के साथ साथ गहराई और छुपावट देता है। ऐसे लोग बहुत आसानी से अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। लगन में राहु है तो ये और ज़्यादा छुपावट है। कार्य करने के लिए राहु अच्छा है, स्वभाव से मेहनती बनाएगा, जो काम मिल गया उसको करता रहेगा। लेकिन यही चंद्रमा आपका 9वें घर में भी बैठा है। लग्नेश 9वें घर में हो, भाग्यशाली है जातक, ईश्वर के प्रति आस्था है, पिता पक्ष का उसका सहयोग है, धर्म के प्रति आसक्ति रखता है, धर्म को मानने वाला होता है। लेकिन जब लगन राहु केतु अक्ष पे चंद्रमा को प्रभावित करता है तो कभी कभी यह स्वभाव में बहुत तेज गति से उद्दंडता या क्रोध भी देता है। फिर व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, फिर तो जो उसने ठान लिया वो उसको करना होता है। ऐसे राहु के प्रभाव के कारण देखा जाता है। चंद्रमा 9वें घर में है, ये एक जल तत्व राशि है, तो विचलित हो जाना वैसे तो ठीक है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर एकदम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर इनको तनाव होना शुरू हो जाता है। अब लगन और सप्तम भाव जब राहु केतु अक्षस पे आता है तो लगन में शरीर है, सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। जब लगन सप्तम राहु केतु अक्षस पे हो तो जीवन में थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम, शरीर के लिए कुछ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज आना, ऐसा देखा जाता है। और केतु जब सप्तम भाव में हो तो इसकी दशा अंतर दशा आए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बिना वजह किसी बात को लेकर भी छोटी मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लगन के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि कौन है? सप्तम अष्टम का मालिक होकर एकादश में बैठा है, लगन पे दृष्टि देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वयं अपने लिए बहुत संघर्ष करता है, या कह सकते हैं शनि जीवन में व्यक्ति से बहुत संघर्ष कराता है। कहता है व्यक्ति मेरी लड़ाई तो अपने आप से चल रही है, मैं तो स्वयं अपने लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा हूँ, शनिदेव मुझसे संघर्ष करा रहे हैं, शनिदेव मुझे कार्यों में अड़चन भी दे रहे हैं। क्योंकि लगन में राहु है, लगन के ऊपर एक अशुभ ग्रह शनि का प्रभाव है, अन्य कोई शुभ प्रभाव लगन पे नहीं है, इसलिए लगन कुछ कमजोर अवस्था में हो गया तो बहुत जल्दी से किसी कार्य के लिए चिंता पड़ जाना, ऐसे कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। शनि सप्तमेश है, सप्तमेश होके एकादश में है, तो कभी कभी ये कॉम्बिनेशन जल्दी से विवाह कराने के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि 11वां घर प्राप्तियों का, वृद्धि का और लाभ का भाव कहलाता है। अब बृहस्पति उसके साथ है। कौन है बृहस्पति? 6ठे और 9वें घर का मालिक होके यहाँ बैठा हुआ है। भाग्येश जब अष्टम के मालिक के साथ संबंध बनाए तो भाग्य बढ़ाने में अड़चने आती हैं। भाग्य इतना आसानी से नहीं बनता। जीवन में अपने आप को कुछ साबित करने के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। नवमेश होके उसमें है तो पिता पक्ष से सहयोग मिल रहा है, पिताजी ने दिया, बच्चे ने ले लिया, अच्छी सुख सुविधाएं दी, पढ़ाई दी, वो सब कुछ यहाँ बच्चे ने लिया है। अब 12वें घर में 4 ग्रह बैठे, उसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। बुध जैसा ग्रह 12वें घर में बैठा, 12वें का मालिक 12वें ही घर में है, बुध तीसरे का मालिक भी है। यह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में हेल्थ इश्यूज दे सकता है। बुध क्योंकि वक्री होके 12वें घर में है,
तो स्वास्थ्य के लिए इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पकड़ के लिए, बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन जब वक्री बुध 12वें घर में हो तो व्यक्ति बिना वजह भी किसी कार्य के लिए बहस करने लगता है। वो यह सोचता है जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ वही सही है। दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं है, उसके ऊपर अपनी बातों को प्रेशर के हिसाब से थोपने का प्रयास ऐसे लोग करते हैं। द्वादशेश द्वादश में हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का व्यर्थ ही खर्च करता है, अपने काम के लिए नहीं तो औरों के काम के लिए भी खर्च कर देता है। कभी कभी एक्स्ट्रा बोलना, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी बोलना, ऐसा देखा जाता है। तो द्वादशेश द्वादश में हो, अपनी दशा में एक्सपेंडिचर भी बहुत होता है, व्यक्ति से खर्च होता रहता है। अब इसके साथ शुक्र है, चौथे और 11वें घर का मालिक शुक्र यहाँ हो तो कभी कभी देखा जाता है व्यक्ति का जन्म जहाँ होता है उस जन्म स्थान से वो कहीं दूर चला जाता है। मान लीजिए आपने जो भी इनका जन्म स्थान बताया, हो सकता है इनके कारण या आपकी नौकरी काम के कारण आपने इनके जन्म के बाद किसी दूसरे स्थान पे चले गए, वहाँ जाके मकान बना लिया, या ट्रांसफरेबल जॉब है जिसके कारण व्यक्ति इधर उधर जीवन में जाता रहता है। खुद के बल पर मकान बनाना बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। बहुत सारी उम्र निकल जाती है, जीवन के 45-50 वर्ष भी निकल जाते हैं, तब कहीं जाकर ये खुद के बल पर मकान बना पाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सूर्य भी वही है। अब धन भाव का मालिक भी व्यय भाव में, खुद के पास धन नहीं जुड़ पाता, धन बहुत खर्च होता है, ऐसे लोग थोड़ा सा फिजूल खर्ची भी हो जाते हैं, हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं। किसी न किसी कार्य को लेकर इनके ऊपर पैसा खर्च होता रहता है। जब सूर्य शुक्र बुध की युति द्वादश भाव में बने तो ये आंखों के रोग दे सकती है, आई साइड वीक कर सकती है, स्किन के रोग दे सकती है, त्वचा के रोग, चेहरे से संबंधित कोई रोग, बालों से संबंधित कोई रोग भी देने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। अब आपका एक सवाल भी है, तो उस सवाल के साथ मैं मंगल के बारे में बात करूंगा। आपने पूछा मंगल दोष ज्यादा हानिकारक है क्या? देखिए, ग्रह है मंगल जिसको मंगल दोष बनाना होता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो इसमें ज्यादा और कम की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्या ये मांगलिक है? हाँ, ये मांगलिक है। इनका मंगल शत्रु राशि में 12वें घर में बैठा हुआ है। मंगल को ही क्यों लिया जाता है? 12वें घर में मंगल जब बैठता है तो वो अपनी 8वीं दृष्टि से 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है। यहां से बैठ के मंगल यहां देख रहा है। अष्टम दृष्टि मंगल की जिस भाव पर पड़ रही होती है उस भाव से संबंधित कलह उत्पन्न करती है। अब ये 7th हाउस पे बैठी है, यहाँ केतु बैठे हुए हैं और मंगल उसको देख रहे हैं, तो ये विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में परेशानी, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स देने में सक्षम है। ये है इनका मंगल। ये मंगल दशमेश होके भी द्वादश में बैठा है। प्रोफेशनल लाइफ इजी नहीं है, कहीं नौकरी करने भी अगर जाएंगे तो उसमें इनको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। वहीं ये पंचमेश होके भी यहाँ है। पंचमेश जब अपने से अष्टम में और द्वादश स्थान में बैठा हो तो पढ़ाई में निश्चित जरूर विघ्न आते ही आते हैं। कभी कभी संतान प्राप्ति में देरियां भी इसी योग के कारण देखी जाती हैं। तो मंगल दोष अगर कुंडली में हो तो घबराना नहीं है। पहली कोशिश ये करें कोई लड़का मंगली मिले तो उससे शादी करें। मांगलिक नहीं भी मिलता है तो सिर्फ कुंडली मिलान करके शादी करें, गुण मिलान करके बिल्कुल भी शादी ना करें। क्या आपने सोचा कंप्यूटर में या मोबाइल एप्लीकेशन से या नॉर्मल पंडित से जाके गुण मिला लिया ठीक हो गया? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र भी 12वें घर में बैठा है। शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज कहलाता है। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने का जो योग है वो शुक्र के पास है। नवमांश कुंडली से हम मैरिड लाइफ देखते हैं। यहाँ पे सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति और शुक्र कारक दोनों छठे घर में हैं। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता। शनि के साथ दृष्टि भी है सप्तम भाव पे, इसलिए कुंडली मिलान का विशेष सहारा लें। लड़के की कुंडली में ऐसे योग मौजूद नहीं होने चाहिए जो वैवाहिक जीवन में कलह देते हों, तभी शादी अच्छी चल पाएगी, नहीं तो जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो ये तो था आपका मंगल दोष वाली बात। वैवाहिक जीवन कैसा है वो भी बताया, शादी कब और कहाँ होगी। वर्तमान में मंगल में बृहस्पति की दशा चल रही है और आगे शनि है। अगर देखा जाए तो लगभग मैं कह सकता हूँ अभी अक्टूबर नवंबर के बाद इनका वैवाहिक जीवन का योग शुरू होगा और उसके बाद 3 साल तक लगातार शादी की इनको दशा मिली हुई है, जिनमें इनका विवाह बहुत
आराम से संभव हो जाएगा। लेकिन शादी करने में जल्दबाजी ना करें। जिस लड़के से कुंडली मिलान बेहतर हो उसी से करें, क्योंकि व्यक्ति की कोई अभी उम्र नहीं है, इनकी 21 साल की उम्र है। अगर शादी 24वें वर्ष में भी होती है तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके बच्चे के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। तो शादी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कहाँ होगी ये कुंडली से एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। नौकरी, घर आदि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, घर के लिए तो मैंने बता ही दिया, स्वयं के बल पर घर बनाना बड़ा मुश्किल है। जॉब के बारे में बात करें, घर से दूर जाके नौकरी करने का योग भी इस कुंडली में दिखता है। या कभी कभी नौकरी ऐसे जगह लगती है कि रोजाना काफ़ी दूर जाना आना पड़ता है, कि रोजाना 20-30 किलोमीटर जा रहे हैं, 20-30 किलोमीटर आ रहे हैं, ऐसा भी लाइफ में चलता है। बुध में बृहस्पति की दशा इनको चल रही है, अभी भी अगर ये चाहें तो किसी प्रकार की नौकरी कर सकती हैं। साथ ही साथ कुंडली में एक योग और भी है, वो योग है सरकारी नौकरी का योग। अगर ये ठीक प्रकार से तैयारी करें तो इनको सरकारी नौकरी भी लग सकती है। इनके पास योग हैं इस तरीके से अब से लेके 2025 तक भी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? संतान कितनी होंगी? संतान प्राप्ति में देरी है काफ़ी, हो सकता है परेशानी के बाद संतान हो। वैसे इनके हिसाब से 2 संतान में पुत्र और पुत्री दोनों के योग दिखते हैं। हेल्थ वाइज देखें तो कोई बहुत बढ़िया दशा इनको नहीं चल रही, क्योंकि अभी बुध की दशा है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उनको करेंगे तो हेल्थ में अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध की दशा आगे बुध कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह है। स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च कराता है। वैसे भी जीवन में किसी न किसी कार्य के लिए, पढ़ाई के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए खर्च लगातार कराता रहता है। जीवन में सफलता होगी या नहीं? हाँ, बिल्कुल सफलता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, सफलता होगी और व्यक्ति अपने जीवन में खुद के बल पर कुछ कर लेगा। लेकिन जब ग्रह ज़्यादातर 12वें घर में बैठे हुए होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में आसानी से अचीवमेंट नहीं देते, परेशान करके अचीवमेंट देते हैं। जैसे बुध की महादशा चल रही है, बुध 12वें घर में, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, बृहस्पति लाभ भाव में शनि के साथ बैठे हैं, उसके बाद अगली दशा अंतर्दशा शनि की है। तो नौकरी के लिए तो मैंने आपको बताया कि अभी भी समय चल रहा है, चाहे तो कहीं ट्राई करें तो मिल जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीवन में समय बार बार नहीं आता, तो 3-4 साल लग के सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो तो नौकरी मिल जाती है। ऐसे योग इनकी कुंडली में मौजूद हैं। तो चले, ये तो था आपकी कुंडली का एनालिसिस कि आपको कौन सी दशा चल रही है, उसके क्या रिजल्ट हैं, सवालों के जवाब क्या हैं, उपाय क्या करने चाहिए जिससे अपने जीवन में ये बेहतर हो। देखिए, भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए सबसे बढ़िया। रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो भी कर सकें, रुद्र गायत्री मंत्र की माला रुद्राष्ट की माला से करें। रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करें। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप में अगर इनकी आस्था है, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, परशुराम हैं, वामन हैं, जो भी अवतार हुए उनमें से अगर किसी में भी इनकी श्रद्धा है तो उनको अपना इष्ट समझकर उनके लिए भी नित्य प्रतिदिन पूजा इनको करनी ही चाहिए। ये है इनके लिए पूजा पाठ जिनको रेगुलर करने से इनको मिलेंगे लाभ। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। मोती रतन पहन सकती हैं, मैं मोती रतन पहनने की सलाह दूंगा, बाकी कोई रतन पहनने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, एक मोती रतन पहन सकते हैं अच्छा सा, आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक आपको भेज दूंगा। तो मोती रतन पहनना इनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा, वो इनको धारण कराना है। जो उपाय बताएं वो कीजिए, जिन बातों के बारे में आपको जानकारी दी है उन पर सोच विचार कीजिए। खास तौर पे मैरिड लाइफ के तौर पे किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छी तरीके से देखभाल के कुंडली मिलान करके विवाह करना होगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।